कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी होती है। दुनिया की कई बड़ी पावर्स मिलकर हिटलर की नाजी आर्मी को हराने में लगी होती है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि दुश्मन चुपचाप एक ऐसा सीक्रेट एक्सपेरिमेंट तैयार कर रहा है जो अगर सफल हो गया तो पूरी जंग का रुख बदल सकता है। यह एक्सपेरिमेंट एक चर्च के नीचे बनी हाइडन लैब में चल रहा होता है। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस मूवी का नाम है ओवरलॉर्ड। अब कहानी हमें ले आती है 6 जून 1944 में। उस समय नाजी आर्मी फ्रांस के एक छोटे से गांव पर अपना कब्जा जमा चुकी होती है। गांव के बीच बने चर्च की छत पर एक रेडियो जैमर लगाया गया है, जिसकी वजह से आसपास का कोई भी सिग्नल काम नहीं करता। इसी जैमर को तबाह करने के लिए अमेरिका अपने कई सोल्जर्स को एयर मिशन पर भेजता है, लेकिन जैसे ही उनके फाइटर प्लेन्स गांव के ऊपर पहुंचते हैं, जर्मन आर्मी उन पर अचानक हमला बोल देती है। देखते ही देखते कई एयरक्राफ्ट आग का गोला बन जाते हैं और दर्जनों सोल्जर्स वहीं मारे जाते हैं। जो बचते हैं वे पैराशूट की मदद से नीचे कूद जाते हैं। उनमें से एक सोल्जर बॉयस भी होता है। उसका पैराशूट उसे सीधे एक झील में गिरा देता है। काफी मशक्कत के बाद वह खुद को पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसकी नजर अपने कैप्टन पर पड़ती है, जिसे जर्मन सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। बॉयस उनकी मदद करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक सोल्जर उसका मुंह दबाकर रोक लेता है। वह धीरे से कहता है, अगर अभी बाहर निकले तो अगले ही पल तुम्हारी भी लाश यहीं पड़ी होगी। इस सोल्जर का नाम फोर्ड होता है। दोनों छिपकर सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन कुछ ही पलों बाद जर्मन सोल्जर्स उनके कैप्टन को मौत के घाट उतार देते हैं। अब बॉयस और फोर्ड के पास वहां से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। रास्ते में उन्हें अपने 3 और साथी मिल जाते हैं। पूरी टीम अब अपने मिशन की तरफ बढ़ती है, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। चलते चलते एक सोल्जर का पैर गलती से एक लैंडमाइन पर पड़ जाता है। अगले ही पल जोरदार ब्लास्ट होता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब बाकी सोल्जर्स पहले से भी ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वे उसे रोकते हैं और पूछताछ करते हैं। लड़की अपना नाम क्लोई बताती है और कहती है कि वह इसी गाँव में रहने वाली है। टीम उसे बताती है कि उनका मकसद इस गांव को नाजी आर्मी से आजाद करना है, लेकिन इसके लिए उन्हें उसकी मदद की जरूरत होगी। क्लोई उनकी बात मान जाती है और बिना समय गवाए उन्हें अपने घर के अंदर छिपा देती है। घर में कदम रखते ही बॉयस को ऊपर वाले कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। जब वह क्लोई से इस बारे में पूछता है तो वह बताती है कि उस कमरे में उसकी आंटी है, जिसकी तबीयत काफी समय से बेहद खराब चल रही है। क्लोई का छोटा भाई भी उसी घर में रहता है और हर वक्त अपनी आंटी का ख्याल रखता है। थोड़ी देर बाद टीम क्लोई से चर्च के बारे में जानकारी लेती है, लेकिन क्लोई साफ कह देती है कि वहां जाना लगभग नामुमकिन है। चर्च के आसपास हर समय जर्मन सोल्जर्स तैनात रहते हैं और वहां शूट एट द साइट का ऑर्डर है, यानी किसी भी अजनबी को देखते ही बिना कोई सवाल किए गोली मार दी जाती है। यह सुनने के बाद भी फोर्ड पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि चाहे जान चली जाए, लेकिन मिशन हर हाल में पूरा होगा। इसके बाद वो बॉयज को घर की निगरानी करने की जिम्मेदारी देता है। वहीं बाकी 2 सोल्जर्स को चर्च के आसपास भेजता है, ताकि वे ऐसा रास्ता ढूंढ सके जिससे पूरी टीम बिना पकड़े अंदर पहुंच सके। दोनों सोल्जर्स अपने काम पर निकल जाते हैं, जबकि बॉयज घर के नीचे निगरानी करने लगता है। तभी एक बार फिर उसे ऊपर वाले कमरे से वही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। इस बार वह खुद जाकर उसे देखने का फैसला करता है। जैसे ही बॉयज कमरे का दरवाजा खोलता है, सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। क्लोई की आंटी अब किसी सामान्य इंसान जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही होती है। उसका पूरा शरीर पूरी तरह बदल चुका होता है और उसे देखकर साफ महसूस होता है कि उसके साथ कुछ बेहद खतरनाक हुआ है। उसी समय क्लोई भी वहां आ जाती है। वो बताती है कि कुछ समय पहले जर्मन सोल्जर्स उसकी आंटी को चर्च के अंदर ले गए थे, लेकिन जब वो वहां से वापस लौटी तब से उसकी हालत हर दिन और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। अब दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि नीचे दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनाई देती है। बॉयस और फोर्ड तुरंत ऊपर ही छिप जाते हैं और नीचे झांकने लगते हैं। घर के बाहर एक जर्मन कैप्टन, जिसका नाम वेफनर होता है, खड़ा होता है। उसके सोल्जर्स बाहर निगरानी रखते हैं, जबकि वेफनर अकेला घर के अंदर चला आता है। वेफनर आराम से घर के अंदर दाखिल होता है, जबकि उसके सोल्जर्स बाहर ही निगरानी दे रहे होते हैं। ऊपर छिपे बॉयस और फोर्ड उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाता है कि क्लोई और वेफनर के बीच एक मजबूरी का रिश्ता है। वेफनर ने क्लोई को अपनी शर्तों में बांध रखा होता है। वह उसकी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए मजबूर है, क्योंकि बदले में वेफनर ने वादा किया है कि वह क्लोई और उसके छोटे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी बीच क्लोई की नजर अचानक ऊपर चली जाती है, लेकिन उसकी यह हरकत वेफनर को भी शक में डाल देती है। वह भी ऊपर देखने लगता है और उसे एहसास होता है कि घर के अंदर कोई और भी छुपा हुआ है। बिना देर किए वह अपने सोल्जर्स को अंदर बुला लेता है। सभी सोल्जर्स धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए
ऊपर जाने लगते हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि बॉयस और फोर्ड की सांसें थम जाती है। तभी क्लोई का छोटा भाई अचानक सोल्जर्स के सामने आ जाता है। उसकी वजह से उनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है और बॉयस व फोर्ड को छिपे रहने का मौका मिल जाता है। पूरे घर की तलाशी लेने के बावजूद सोल्जर्स को कोई नहीं मिलता। आखिरकार वेफनर उन्हें वापस बाहर भेज देता है। अब घर के अंदर सिर्फ वेफनर और क्लोई रह जाते हैं। वेफनर फिर से क्लोई के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उसे साफ मना कर देती है। इस पर वेफनर गुस्से में उसे धमकाता है। वह कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके छोटे भाई का भी वही हाल होगा जो उसकी आंटी का हुआ था। उसे भी चर्च के अंदर ले जाया जाएगा। अपने भाई की जान बचाने के लिए क्लोई पूरी तरह बेबस हो जाती है, लेकिन बॉयज से ये सब देखा नहीं जाता। वह चुपके से पीछे आता है और अपनी राइफल सीधे वेफनर के सिर पर तान देता है। वेफनर को समझ नहीं पाता। उससे पहले ही फोर्ड आगे बढ़कर अपने सिर से उसके चेहरे पर जोरदार वार करता है। वह तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर उसे मजबूती से रस्सियों से बांध देते हैं। फोर्ड बॉयज की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि उसकी एक गलती पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती थी। फिर वह बॉयज को नया आदेश देता है। वह कहता है कि तुरंत चर्च के पास जाओ और दोनों सोल्जर्स को वापस लेकर आओ जिन्हें रास्ता तलाशने भेजा गया था। बॉयज बिना समय गवाए चर्च की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वह उस टॉवर के पास पहुंच जाता है जिसे उनकी टीम को उड़ाना होता है। वहीं छिपकर वह चर्च के अंदर हो रही गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। तभी उसकी नजर कुछ ऐसे लोगों पर पड़ती है जिन्हें चर्च के अंदर से बाहर लाया जा रहा होता है। उनकी स्किन पूरी तरह खराब हो चुकी होती है और उनकी हालत बिल्कुल क्लोई की आंटी जैसी दिखाई देती है। जर्मन सोल्जर्स उन सभी को बिना कोई मौका दिए आग के हवाले कर देते हैं। यह भयंकर मंजर देखकर बॉयज समझ जाता है कि चर्च के अंदर जरूर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक जर्मन डॉग उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है। डॉग पूरी रफ्तार से बॉयज के पीछे दौड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए बॉयज वहां से भागने लगता है। भागते भागते उसकी नजर सामने जा रहे एक ट्रक पर पड़ती है। बिना एक पल गवाए वह ट्रक के ऊपर चढ़कर छिप जाता है। बॉयज धीरे से अंदर झांकता है और वो नजारा देखता है। उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ट्रक के अंदर चारों तरफ डेड बॉडीज भरी हुई होती है। वह चुपचाप वहीं छिपा रहता है और ट्रक सीधे चर्च के अंदर चला जाता है। मौका मिलते ही बॉयज किसी तरह ट्रक से नीचे उतर जाता है ताकि किसी सोल्जर की नजर उस पर न पड़े। नीचे पहुंचते ही वह एक सीक्रेट लैब में दाखिल होता है। लैब के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। हर तरफ इंसानों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे होते हैं। इसी दौरान बॉयज की नजर एक इंजेक्शन पर पड़ती है जिसके अंदर लाल रंग का मिस्टीरियस लिक्विड भरा होता है। उसे समझ नहीं आता कि इस लिक्विड का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। फिर भी वह उस इंजेक्शन को अपने पास रख लेता है ताकि बाद में इसकी असलियत पता चल सके। अचानक उसे किसी महिला की मदद के लिए आवाज सुनाई देती है। बॉयज उस आवाज का पीछा करते हुए एक छोटे से कर्टेन के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह कर्टेन हटाता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके सामने सिर्फ एक महिला का कटा हुआ सिर होता है जो अभी भी जिंदा होकर उससे मदद की गुहार लगा रही होती है। यह नजारा देखकर बॉयज पूरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से दूसरे कमरे में पहुंच जाता है और वहां वह देखता है कि जिन दो सोल्जर्स को ढूंढने के लिए उसे भेजा गया था उनमें से एक को पकड़कर उसके ऊपर वही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। लेकिन तभी बॉयज से कर्टेन अलग हटाता है और उसे अपना दोस्त मिल जाता है। बॉयज अपने साथी को छुड़ाने ही वाला होता है कि तभी एक साइंटिस्ट वहां आ जाता है। बॉयज तुरंत छिप जाता है और सब कुछ देखने लगता है। साइंटिस्ट एक मरे हुए सोल्जर की बॉडी के पास जाता है और उसी रहस्यमय इंजेक्शन को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है जिसकी एक सिरिंज बॉयज पहले से ही अपने पास रख चुका होता है। कुछ ही सेकंड में जो सोल्जर मर चुका था वह दोबारा जिंदा हो जाता है। यह नजारा देखकर बॉयज की आंखें खुली की खुली रह जाती है। साइंटिस्ट के वहां से जाते ही बॉयज अपने साथी के पास पहुंचता है। वह देखता है कि एक बड़ी मशीन के जरिए उसकी बॉडी में एक विशाल नीडल धसी हुई है जो लगातार उसके अंदर वही खतरनाक सीरम भेज रही होती है। बॉयज बिना देर किए उस नीडल को बाहर निकाल लेता है। नीडल निकलते ही उसका साथी दर्द से जोर जोर से तड़पने लगता है। किसी तरह दोनों वहां से निकलते हैं और चर्च के नीचे बने सीवर का रास्ता पकड़कर बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद दोनों सीधे क्लोई के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर बॉयज फोर्ड को चर्च के नीचे बनी सीक्रेट लैब की पूरी सच्चाई बता देता है। वह फोर्ड को वह इंजेक्शन भी दिखाता है जिसे वह लैब से अपने साथ लेकर आया था। फोर्ड उस सिरिंज को लेकर ऊपर जाता है जहाँ कैप्टन वॉफनर रस्सियों से बंधा हुआ होता है। वह उसे उस सीरम के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वॉफनर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं होता। गुस्से में फोर्ड उसे रस्सियों से लटका देता है और बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। इतनी मार खाने के बाद भी वॉफनर अपना मुंह नहीं खोलता।
तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सभी लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। वे तुरंत वेफनर की गन उससे छीन लेते हैं और उसे फिर से अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि उनका एक साथी अब मर चुका है। सबकी नजर उसी मिस्टीरियस इंजेक्शन पर जाती है जिसके बारे में बॉयस ने उन्हें बताया था। आखिरकार बॉयस फैसला करता है कि वह इस सीरम को अपने मरे हुए साथी पर इस्तेमाल करेगा। वह इंजेक्शन सीधे उसकी चेस्ट में लगा देता है। कुछ ही पलों बाद वह सोल्जर फिर से सांस लेने लगता है। उसे जिंदा देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन यह चमत्कार ज्यादा देर तक खुशी नहीं देता। जैसे जैसे सीरम अपना असर दिखाने लगता है, उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। वह सामने रखी मोटी लकड़ी पर अपना सिर मारता है और उसे एक ही झटके में तोड़ देता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी अपना आकार बदलने लगती है। अब वह अपने ही साथियों पर हमला कर देता है। मजबूर होकर फोर्ड उस पर गोलियां चलाता है और वह गिर जाता है, लेकिन अगले ही पल वह फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। आखिर में सभी मिलकर उसके सिर पर हमला करते हैं और किसी तरह उसे दोबारा खत्म कर देते हैं। इधर लगातार चली गोलियों की आवाज सुनकर जर्मन सोल्जर्स पूरे घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वेफनर खुद को आजाद कर लेता है। वह क्लोई के छोटे भाई को पकड़ता है और उसे लेकर घर से भाग निकलता है। फोर्ड तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है और उस पर गोली चला देता है। गोली सीधे वेफनर के चेहरे पर लगती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी वह किसी तरह चर्च के नीचे बनी सीक्रेट लैब तक पहुंच जाता है। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो उसकी मौत तय है। इसलिए वो उस खास इंजेक्शन को ढूंढने लगता है जिससे कुछ देर पहले मरा हुआ सोल्जर दोबारा जिंदा हुआ था। कुछ ही देर में उसे वह सीरम मिल जाता है। उसी समय वहां मौजूद साइंटिस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि इस सीरम का इस्तेमाल अभी तक किसी जिंदा इंसान पर नहीं किया गया है। अगर तुमने इसे खुद पर इस्तेमाल किया तो अंजाम क्या होगा इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। लेकिन वेफनर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह बिना सोचे समझे पूरा इंजेक्शन अपनी बॉडी में लगा लेता है। कुछ ही पलों में सीरम अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। वेफनर को अपने अंदर एक अजीब और खतरनाक ताकत महसूस होने लगती है। धीरे धीरे वह पहले जैसा इंसान नहीं रहता। अब वह एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल चुका होता है जिसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता। उधर क्लोई भी खाली नहीं बैठती। वह चालाकी से एक जर्मन सोल्जर्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे ही सोल्जर उसके करीब आता है, पीछे से फोर्ड और बॉयस उस पर हमला कर देते हैं। वे उसे उसी बाइक पर कसकर बांध देते हैं। बाइक में पहले से ही एक बम फिट किया जा चुका होता है। सोल्जर के हाथ हैंडल से बांध दिए जाते हैं और उसके मुंह पर टेप लगा दी जाती है। इसके बाद बाइक को सीधे चर्च के मेन गेट की तरफ भेज दिया जाता है। मेन गेट पर पहले से कई जर्मन सोल्जर्स तैनात होते हैं। जैसे ही बाइक वहां पहुंचती है और दूसरा सोल्जर उसके मुंह से टेप हटाता है, अगले पल एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इस धमाके में कई जर्मन सोल्जर्स मौके पर ही मारे जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बॉयस, फोर्ड और क्लोई सीवर के रास्ते चर्च के अंदर घुस जाते हैं। वहीं उनके और भी साथी बाहर से मेन गेट पर हमला करते रहते हैं ताकि जर्मन आर्मी का ध्यान उसी तरफ बना रहे। इसके बाद क्लोई अपने छोटे भाई को ढूंढने निकल जाती है, जबकि बॉयस और फोर्ड सीधे कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। वहां वे पूरी जगह एक एक करके बॉम्ब्स फिट करना शुरू कर देते हैं। उनका इरादा सिर्फ टॉवर नहीं बल्कि पूरे चर्च और उसके नीचे बनी सीक्रेट लैब को हमेशा के लिए खत्म करने का होता है। इधर क्लोई को आखिरकार उसका छोटा भाई मिल जाता है। वह तुरंत उसे लेकर उसी सीवर वाले रास्ते में बाहर निकलने लगती है जहाँ से वे अंदर आए थे। लेकिन तभी अचानक एक ऐसा इंसान जिसके शरीर में वही मिस्टीरियस सीरम डाला गया था, क्लोई पर हमला कर देता है। वह क्लोई को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए क्लोई उस पर लगातार गोलियां चलाती है, लेकिन उन गोलियों का उस पर जरा भी असर नहीं होता। अब क्लोई के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। वह पूरी ताकत से वहां से भागती है और वह मॉन्स्टर उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। भागते भागते क्लोई के हाथ एक फ्लेम थ्रोवर लग जाता है। बिना देर की वह उसे चालू कर देती है और सीधे उस मॉन्स्टर पर आग बरसा देती है। कुछ ही पलों में उसका शरीर आग की लपटों में गिर जाता है और आखिरकार वह वहीं जलकर मर जाता है। उधर बॉयस सीक्रेट लैब के अंदर आखिरी बॉम्ब्स लगाने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड भी अपना काम पूरा कर चुका होता है। अब बस बॉम्ब्स को एक्टिव करना बाकी रह जाता है। लेकिन जैसे ही फोर्ड वहां से निकलने की कोशिश करता है, तभी उसके सामने अचानक कैप्टन वेफनर आ जाता है। सीरम लेने के बाद अब वह पहले से कई ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है। वह फोर्ड पर टूट पड़ता है। फोर्ड पूरी कोशिश करता है, लेकिन वेफनर की ताकत के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। वेफनर उसे पकड़कर नीचे खींच लेता है और उसे लोहे के एक बड़े हुक से हवा में लटका देता है। उसी समय बॉयस भी वहां पहुंच जाता है। वह बिना देर किए वेफनर पर लगातार कई गोलियां चलाता है, लेकिन हैरान की बात यह होती है कि उन गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अगले पल वेफनर बॉयस को पकड़कर जोर से दूर फेंक देता है। अब वह बॉयस को खत्म करने के लिए
उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच फोर्ड को खुद को छुड़ाने का मौका मिल जाता है। वह किसी तरह उस ऊक से बाहर निकल आता है, लेकिन इस कोशिश में उसे असहनीय दर्द झेलना पड़ता है। फोर्ड समझ चुका होता है कि अब उसका बचना लगभग नामुमकिन है। तभी उसकी नजर उसी खास इंजेक्शन पर पड़ती है जिसमें वही मिस्टीरियस सीरम भरा हुआ होता है। आखिरी उम्मीद के तौर पर फोर्ड वही सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। कुछ ही सेकंड में उसका दर्द पूरी तरह गायब हो जाता है और उसके शरीर में जबरदस्त ताकत दौड़ने लगती है। इसके बाद फोर्ड पूरी ताकत के साथ वेफनर पर हमला कर देता है। फिर भी वेफनर उससे कई ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। तब फोर्ड एक आखिरी दाव खेलता है। वह पास रखा एक बड़ा सिलेंडर उठाकर वेफनर की तरफ फेंक देता है। उसी समय बॉयस अपनी गन उठाता है और सीधे उस सिलेंडर पर गोली चला देता है। अगले ही पल जोरदार ब्लास्ट होता है और वेफनर वही मारा जाता है। इसके बाद फोर्ड बॉयस को बाहर निकलने के लिए कहता है और गेट को लॉक कर देता है। बॉयस उससे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन फोर्ड मना कर देता है। फोर्ड कहता है कि उसकी बॉडी में वही सीरम है, इसलिए वह इस लैब और सीरम को हमेशा के लिए अपने साथ खत्म करना चाहता है। यह चीज न जर्मन्स के हाथ लगनी चाहिए और न ही अमेरिकन के। फिर वो बॉयस से कहता है कि जब वह इस मिशन पर आया था तभी उसे पता था कि शायद वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। तभी अचानक वेफनर एक बार फिर खड़ा हो जाता है। वह अभी भी जिंदा होता है और फोर्ड पर हमला कर देता है, लेकिन फोर्ड उसे अपने साथ बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा देता है। उधर बॉयस अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद चर्च में लगाए गए सभी बॉम्ब्स एक साथ फट जाते हैं। पूरे चर्च के साथ अंडरग्राउंड लैब भी तबाह हो जाती है। फोर्ड, वेफनर और वहां मौजूद सभी लोग जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था उसी ब्लास्ट में मारे जाते हैं। अगले दिन बॉयस को पता चलता है कि डी-डे मिशन पूरी तरह सफल रहा। अमेरिका ने फ्रांस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बाद में उसका सीनियर ऑफिसर उससे पूछता है कि चर्च के अंदर से उसे क्या मिला था, लेकिन बॉयस सच छिपा लेता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि वहाँ एक रेडियो स्टेशन था जिसे उन्होंने पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसी के साथ फिल्म ओवरलोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट जरूर करें।